ही लेते हैं जब चर्चा करनी ही पड़ेगी। देखो, डेम वर्ड आए या डेमो शब्द आए, डेम या डेमो वर्ड अगर आए तो इसका लेना देना होता है लोगों से, पीपल से। बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे सबसे बेसिक वर्ड है आपके पास क्या, तो डेमोक्रेसी। अगला शब्द क्या है, डेमोग्राफी। अगला शब्द क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3 वर्ड जो मैं अभी लिख रहा हूं, पैंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक। ठीक है, पैंडेमोनियम, डेमागॉग, यहीं से बना है। अभी मैं चर्चा करता हूं इसकी। अगला शब्द है आपके पास डेमोफाइल। और अगर कोई पूछे बेटा डेमोफाइल का अपोजिट क्या होता है, तो वो होता है डेमोफोब, क्योंकि फाइल का मतलब प्यार करने वाला और फोबिया आपको पता है डर होता है जो लोगों से भागे। ठीक है, तो डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डेमो पैंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक, पैंडेमोनियम, डेमोगॉग, डेमोफाइल, और भी शब्द हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। देखो, डेम का मतलब लोग हो गया, आपको समझ में आ गया ये। इवन आपका जो शब्द होता है ना डेमॉन्स्ट्रेशन, वो यहीं से बना है। डेमॉन्स्ट्रेशन वर्ड जो है वो नाउन है, डेमॉन्स्ट्रेट वर्ब है, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। सो डेमागॉग यानी लोगों का नेता, लोगों का नेतृत्व करने वाला। लेकिन ये जो शब्द है हमारा, वो एक नेगेटिव वर्ड है। ये एक नेगेटिव लीडर को कहा जाता है, जो इंसान मतलब एक ऐसा नेता जो सिर्फ इमोशनल कारणों की वजह से लोगों को उकसाना चाहता हो, वो उनका लिटरली भला नहीं चाहता। और बहुत बारी इसका जिक्र होता भी है, किताबों में लिखा रहता, बच्चों को पूछो भी क्लास में, ऑफलाइन क्लासेस में भी, तो वो सीधा बोलते हैं सर लीडर, नेतृत्व, नेता, लोगों का नेतृत्व करने वाला, उसको डेमागॉग कहा जाएगा। लेकिन पीछे एक एडिटोरियल की हेडिंग थी कि इंडिया इज लीडिंग फ्रॉम डेमोक्रेसी, इंडिया इज लीडिंग फ्रॉम डेमोक्रेसी टू डेमागॉगी। अब इसका क्या मतलब है, इंडिया इज लीडिंग फ्रॉम डेमोक्रेसी टू डेमागॉगी? मतलब यही है कि जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कमज़ोर पड़ रही हैं, और देश के अंदर हल्ला गुल्ला अनावश्यक जो है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल के साथ नहीं जाता, जहाँ पे सबकी आवाज़ रखने की ज़रूरत है, और जो हमारी स्वायत्त संस्थाएं हैं जिनके ऊपर सरकार का कब्जा नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल स्वतंत्र होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, तो उसे क्या कहा जाएगा, डेमागॉगी। यानी लोग सिर्फ इमोशनली ऊपर नीचे हो रहे हैं, उनको फैक्ट्स और फिगर्स की जानकारी नहीं है, या जानकारी नहीं होने दिया जा रहा है, या कई बार इस तरह के केसेस कर दिए जा रहे हैं कि मेन मुद्दे से भटक के उनका ध्यान कहीं और चला जाए। तो ऐसे नेता को क्या कहा जाता है, डेमागॉग कहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेमागॉग। डेमागॉगी, डेमागॉजी हो गया आपका ये क्या फर्क हो गया इसमें, ये कॉमन नाउन हो गया, और ये क्या हो गया भाई, ये आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, डेमागॉगरी सागर बोल रहे हैं, तो जो डेमागॉग करता है उसी को क्या कहोगे, डेमागॉजरी। करण नाम भी बता रहे हैं नेताओं का, वन हु स्वेज हिज फॉलोअर बाय हिज ओरेटर, जैसे सुमित ने कहा। तो अब यहां पे क्या है कि सुमित के मतलब के हिसाब से एक ऐसा वक्ता जो बिल्कुल इस तरह के से भाषण दे कि उसको सुनने वाले बिल्कुल उसमें खो जाएं। अब देखो, ये पॉजिटिव टिंज भी तो रखता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे, या जैसे अभी हमारी सुषमा स्वराज नहीं रही, उनकी डेथ हो गई, इतनी विदुषी महिला, हर भाषा पे कमांड, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, उसकी पूरी गहरी जानकारी, तो उनको भी अगर ऑडियंस सुनेगी तो ऑडियंस स्वेड अवे हो जाएगी। बट दैट डज नॉट मीन कि वो लोगों को इमोशनल करके बेवकूफ़ी की बातें या भड़काने या उकसाने की बातें कर रहे हैं। इसीलिए शब्दों में थोड़ा सा फर्क होता है। तो ये वर्ड आपका नेगेटिव टिंज है। और पेडागॉगी वर्ड यहाँ ये कहाँ से बना हुआ है, देखो शब्दों से शब्द निकलेंगे तो चर्चा तो करनी ही पड़ जाएगी। अब देखो यहां पे आपके पास वर्ड है पेड। पेड का मतलब क्या होता है, चाइल्ड, और इसी पेड का मतलब होता है फुट भी, पैर भी। और मैं थोड़ा सा और बेहतर तरीके से अगर आपको बताऊं, तो चाइल्ड के लिए जो एक्चुअल वर्ड था वो क्या था, वो था आपका पाइडोज। पाइडो ये शब्द था बच्चे के लिए, लेकिन धीरे धीरे टूटते हुए ए गायब हो गया, स्पेलिंग से पेड भी आने लग गया। तो पेडागॉगी शब्द का जो मतलब था हमारा प्रॉपर,
वो क्या था? जैसे अभी आप में से किसी ने टीचर कहा था उसको, तो कई लोग उसको टीचर के साथ जोड़ते हैं। ये जो हमारे टीचिंग वाले एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये सब्जेक्ट आता है पूरा प्रॉपर। लेकिन इस शब्द का जन्म कैसे हुआ था कि आप एक बच्चे को कैसे पढ़ाओ, कैसे लीड करो कि उसे वो बात समझ में आए। अब जैसे मैं कल आपको बता रहा था कि ऑनलाइन क्लास में ये बड़ा चैलेंज होता है। ऑफलाइन में आपके पास सामने बच्चे होते हैं, आपको पता होता है किस लेवल के बच्चे हैं, किस बैकग्राउंड के बच्चे हैं। ऑफलाइन में ये बड़ी दिक्कत होती है, ऑनलाइन में दिक्कत होती है बिकॉज 12वीं पास बच्चा भी है, मास्टर्स वाला भी है, पीएचडी वाला भी है, वर्किंग भी है, नॉन वर्किंग भी है, हर तरह के लोग इन बैचेस में होते हैं। अब किसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो समझ पाना ऑनलाइन में थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो पता लगता है आपके कमेंट से। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं, 2016 फरवरी में मैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ट्रेनिंग दे रहा था, यहीं जो नोएडा में उनका हेड ऑफिस है। और वहाँ पे जो लोग मेरे सामने बैठे थे ट्रेनीज, उनकी उम्र 40 साल से 58 साल के करीब थी। वो देश भर के अलग अलग रिफाइनरीज से वहाँ पे आए थे। महारत्ता कंपनी है, आपको पता है। तो अब मैं फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूं मैं, कि मान लो मैं उनको वोकेबलरी ही सिखा रहा हूं। वैसे मैं थोड़ा पेट्रोलियम इंडस्ट्री और एप्टीट्यूड टेस्ट की ट्रेनिंग के लिए गया था, इंटरनल प्रमोशंस के लिए जो एग्जाम होते हैं इन महारत्ना कंपनियों में, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड ऑल। तो अब मैं मान लो मैं उनको सिखा ही रहा हूं रूट वर्ड से, तो मेरा वर्ड था सपोज बेन या बॉन। आपको अगर बताना होगा तो मैं क्या बताऊंगा? आपको मैं बेनोवलेंट बताऊंगा क्योंकि वो आपके लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहां पे मैंने पहला वर्ड क्या बताया? बोनस। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सामने 40 साल से 58 साल के लोग बैठे हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 6वीं क्लास से एबीसीडी शुरू करी थी। तो उनको बॉन हामी बताने की जरूरत नहीं है कि बॉन हामी का मतलब होता है मित्रता का भाव, बॉन का मतलब गुड। उनको बताया बोनस, क्योंकि सरकारी कंपनियों में काम करते हैं, वहां दिवाली में बोनस मिलता है। तो इसी को कहा जाता है पेडागॉगी। यानी जब शब्द बना था तो दिस वर्ड वाज लिमिटेड विद द चाइल्ड ओनली, कि आप एक छोटे बच्चे को कैसे पढ़ाओ कि उसे आपकी बात समझ में आए। बहुत बेसिक सा एग्जांपल, आप छोटे बच्चे की किताब उठा के देखें। ए फॉर एप्पल के लिए एक पेज खर्च होता है, छोटा ए बना होगा, उसी के नीचे बड़ा ए बना होगा, बगल में एप्पल बना होगा। तो उस बच्चे को जरूरत है उसकी। आप अपने उम्र में देखो, अब यहां पे वर्ड पावर मेड इजी आप पढ़ रहे हो, नॉर्मल लेवल्स पढ़ने का मन नहीं करता। पीले पेज, काले अक्षर, वो भी बड़े छोटे छोटे, वो इंटरेस्टिंग भी नहीं है, पेज भी उतना मुलायम नहीं है, चिकना नहीं है। बचपन वाले पेज देखो, बच्चों की किताबें कितनी कलरफुल होती हैं। तो पॉइंट वही है कि आपका जो एज ग्रुप जो सामने बैठा है उसको किस तरीके से सिखाया जाए, उसी को कहा जाता है पेडागॉगी आज के समय में। लेकिन जब शब्द बना था तो ये सिर्फ बच्चों तक लिमिटेड था, बट आज हम इसको नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप दुनिया भर के बिजनेस स्कूल्स की अगर वेबसाइट देखें तो वहां पे लिखा होता है कि उनकी पेडागॉगी की स्टाइल क्या है, वो किस तरीके से क्लास किस तरीके से पढ़ाते हैं बच्चों को। अब जैसे जो आप पढ़ रहे हो ये अभी ट्यूटोरियल मॉडल है, मैं यहाँ ज्ञान दे रहा हूँ, मैं इधर से एक्टिव मोड में हूं, आप कितने एक्टिव मोड में हो आप जानते हैं। लेकिन अगर आप मेरे सामने बैठे होते और छोटा ग्रुप होता, मान लो 20 लोगों का ग्रुप है, अब जैसे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग असाइनमेंट्स में मुझे इसी तरह के ग्रुप्स को हैंडल करना होता, वहां पे आप बड़े लेवल पे नहीं कर सकते। तो अगर 20 लोग हैं तो मैंने शायद 4-4 लोगों के 5 ग्रुप बना दिए, उनको एक टास्क दे दिया, 20 मिनट का समय दे दिया। अब उस टास्क से वो कुछ सीखते हैं, उसे कहा जाता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये सब पेडागॉगी का ही पार्ट है कि आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग दे रहे हैं, ज्ञान नहीं दे रहे, वो खुद सीख करके उन परिस्थितियों में फंस करके सीख रहा है। आप रोल प्लेस के थ्रू सिखाते हैं, रोल प्लेस के थ्रू आपने उनको एक प्ले दे दिया, वो उसके थ्रू सीख रहे हैं चीजों को। जैसे आप स्कूलों में प्रैक्टिकल भी तो करते हो, वो भी तो सीखने का तरीका है। तो ये सारे तरीके पेडागॉगी के अंदर आते हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि टीचिंग का मतलब सामने वाला खड़ा होकर वाचन कर रहा है और सामने जो लोग बैठे हैं वो उसको सुन रहे हैं। तो आई थिंक अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी। सो पेडागॉगी इज नथिंग बट द डिफरेंट मेथडोलॉजीज टू डिलीवर योर कंटेंट टू योर टारगेट ऑडियंस। आप अपने टारगेट ऑडियंस जो सामने बैठा है उसको किस तरीके से अपना ज्ञान अलग अलग तरीकों से जो प्रस्तुत करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? पेडागॉगी। और जो उसका एक्सपर्ट है उसे क्या कहा जाएगा? पेडागॉग। तो मोटे तौर पे आप टीचर कह ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने आपको शब्द का भाव पूरा का पूरा समझा दिया और डेमागॉगी भी आपको समझ में आ गया। आइए अब जो ऊपर वर्ड लिखे हैं जरा उनको भी लगे हाथ निपटा ही लेते हैं, क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड हैं। कनेक्शन से सीखोगे तो याद रहेगा।
देखो डेमोक्रेसी तो आपको पता है, डेमो का मतलब पीपल है और क्रेसी का मतलब क्या है, रूलिंग, शासन व्यवस्था। यानी इसीलिए हम क्या कहते हैं उसको, लोकतंत्र। अब ग्रामेटिकल प्रोफाइल अगेन यहां पे आ जाएगा। डेमोक्रेसी आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, डेमोक्रेट कॉमन नाउन, डेमोक्रेटिक एडजेक्टिव, डेमोक्रेटिकली एडवर्ब, डेमोक्रेटाइज वर्ब। अगला शब्द है डेमोग्राफी। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ग्राफी का मतलब होता है लिखना, डेमो का मतलब हो गया जनसंख्या, पीपल, लोग। अब लोगों को लिखना का मतलब क्या हो गया कि जनसंख्या के जो आंकड़े होते हैं उसे हम डेमोग्राफी कहते हैं। जनसंख्या के आंकड़ों को डेमोग्राफी कहा जाता है। इससे बनने वाले शब्द और क्या निकलेंगे, डेमोग्राफिक। कहां देखते हैं आप, किस शब्द के साथ देखते हैं इसको, डेमोग्राफिक डिविडेंड सुना होगा आपने। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या मतलब होता है, मोदी जी ने पहले कार्यकाल में यह शब्द बड़ा इस्तेमाल किया, दुनिया भर के देशों में जा जा करके ये बताया कि हमारा देश बड़ा युवा है, 65% पॉपुलेशन इज बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज, बट दे आर नॉट स्किल्ड, दे आर अनस्किल्ड, अनट्रेन्ड, दे हैव डिग्रीज बट दे आर नॉट क्वालिफाइड एनफ टू बी एम्प्लॉयबल एट अ प्लेस। तो डिग्रियां तो हैं उनके पास, जैसे सरकारी नौकरियों का जब निकलता है तो पढ़ने में आता है ना, कितने सारे पीएचडी वाले और मास्टर्स वाले वो क्लास 4th के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो देश के हालात, ये थोड़ी सी चिंता की बात है कि मास्टर्स और पीएचडी वाले लोग इस तरह से क्लास 4th के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जबकि वो बहुत कुछ और जगहों पे योगदान दे सकते हैं। लेकिन तो वही बात कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है। अगर आपके पास 65% युवा हैं तो उनका कुछ फायदा है क्या आपके देश में, क्या वो आपके देश के लिए असेट हैं या वो लायबिलिटी हैं, इस बात की चर्चा तो बार बार डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात होती है। या इसी में थोड़ा सा चेंज कर लो तो क्या निकल के आता है कि डेमोग्राफिकली वी आर द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। तो ये क्या बन गया, एडवर्ब। अब ये जो 3 शब्द नीचे देख रहे हैं आप, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं फिल इन द ब्लैंक्स के लिहाज से भी। जरा इनको तोड़ के देख लो आप तो साफ साफ नजर आ जाएगा। पैन है प्रीफिक्स, उपसर्ग, डेम हो गया रूट, इक हो गया सफिक्स, एपी हो गया प्रीफिक्स, डेम हो गया रूट, इक हो गया सफिक्स, और एंडेमिक में एन प्रीफिक्स, डेम रूट और इक क्या हो गया, सफिक्स। PRS मेथड। तीनों शब्दों में डेमिक कॉमन है और प्रीफिक्सेस से मतलब बदल जाएगा। देखो तीनों के तीनों वर्ड एक्चुअली लोगों से जुड़ी हुई समस्याएं या प्रॉब्लम हैं। पैंडेमिक, जैसे कोई भी चीज आप कहते हैं कि ये पैन इंडिया बेसिस पे है, इसका मतलब क्या कि पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है, पैन इंडिया बेसिस पे है। पैंडेमिक, तो पैंडेमिक का मतलब क्या, एक ऐसी समस्या या प्रॉब्लम जो बड़े पैमाने पे लोगों को अपना शिकार बनाती है। सो पैंडेमिक इज व्हाट, अ काइंड ऑफ डिजीज। अब डिजीज को भी तोड़ के देख लो, डिस नेगेटिव, ईज आराम, जब जिंदगी में आराम खत्म होता है तभी तो हम बीमार पड़ते हैं। सो अ काइंड ऑफ डिजीज विच इन्फ्लिक्ट्स अ वाइडर एरिया, यानी बड़े पैमाने पे रहने वाले लोगों को जो समस्या या बीमारी अपना शिकार बनाए उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पैंडेमिक। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है ये। जैसे आजकल दुनिया भर में क्या आ रहा है निकल के कि भाई डिप्रेशन हैज बिकम अ पैंडेमिक नाउ अक्रॉस द ग्लोब। डिप्रेशन हैज बिकम, दुनिया भर में लोग माइल्डली डिप्रेस्ड हो रहे हैं। तो अब ये एक तरह का कॉमन फेनोमेनन हो गया जो बड़े पैमाने पर लोगों को अपना शिकार बना रहा है। या आप जैसे एग्जाम्पल लो उसका, इबोला का एग्जाम्पल, कि इबोला वाज कंसिडर्ड एज अ पैंडेमिक इन अफ्रीका some 4-5 years back, because out of those 54-55 countries of African continent, there were 9 to 10 countries which were inflicted with Ebola. तो 54-55 देशों में से जो आपके 9 से 10 देश हैं वो एक बीमारी के शिकार हैं। अगर एक कॉन्टिनेंट के, एक महाद्वीप के, तो वो क्या है, वो बड़े पैमाने पर शिकार बना रही है। तो पैंडेमिक हो गया डिजीज ऑफ, हमेशा कीवर्ड्स ध्यान में रखने हैं, वाइडर एरिया की प्रॉब्लम होती है, पैन बड़े लेवल पे। अब देखो अगला यहां पे आया है एपी। एपी का मतलब होता है चारों तरफ, घेरे में। सो एपिडेमिक का मतलब क्या है, एपिडेमिक भी समस्या है, प्रॉब्लम है, लेकिन ये स्पेसिफिक एरिया की होती है।
ये स्पेसिफिक एरिया की प्रॉब्लम होती है, यानी बड़े पैमाने पर नहीं होता है एपिडेमिक, ये एक छोटे से स्पेसिफिक एरिया की समस्या या प्रॉब्लम होती है। और अब बात करें आप एंडेमिक की, तो पेपर में एपिडेमिक और एंडेमिक में बड़ा परेशान किया जाता है। डिफरेंस समझ लो आप क्या है। एपिडेमिक में भी स्पेसिफिक एरिया, ये वाला फीचर कॉमन है दोनों शब्दों में, यानी एपिडेमिक भी स्पेसिफिक एरिया की समस्या होती है, एंडेमिक भी होती है, लेकिन फर्क क्या है? एंडेमिक के अंदर पैटर्न ऑफ रेकरेंस होती है, यानी एंडेमिक आप ऐसी बीमारी या समस्याओं को बोलते हैं जो साल में किन्हीं पर्टिकुलर महीनों में हर साल आपको जो हैं वो दिखाई देती हैं वो। तो एंडेमिक ऐसी बीमारियां विच इन्फ्लिक्ट्स अ पर्टिकुलर geographical stretch or a particular community, and it's kind of tough to get rid of that problem as well. So endemic जो है वो ऐसी समस्या होती है जो एक खास जगह पे रहने वाले लोगों को अपना शिकार बनाए, और उस बीमारी से आपको निजात मिलना भी मुश्किल होता है। ये आवर्ती बीमारी होती है, साल के पर्टिकुलर महीनों में उस बीमारी को फैलाने वाले कीटाणु या विषाणु ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एरिया जो है वो जो है प्रभावित होता है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के अंदर जैसे डेंगू एंड चिकनगुनिया है, जो ये बरसात के महीने हैं, हर साल ये बीमारी आती है। गवर्नमेंट्स डू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स, बट स्टिल ये समस्या रहती ही रहती है। ऐसा नहीं कि पूरे देश में आती है, शुरुआत दिल्ली से होती है। या गोरखपुर में आपको याद होगा 2 साल पहले जो वहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चों की मौत हुई थी। तो वहीं के उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने कहा कि अगस्त में तो बच्चे मरते ही हैं, और उस बात की बड़ी आलोचना भी हुई कि मंत्री जी बड़े ही संवेदनहीन हैं, वो इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं। बट मंत्री महोदय ने वो बात एक्चुअली एंडेमिक के कॉन्टेक्स्ट में कही थी, बिकॉज जापानी इंसेफेलाइटिस जिसकी वजह से बच्चों की मौत हुई थी, वो हर साल गोरखपुर में नवजात बच्चे 50-100-150 के करीब उनकी मौत होती ही होती है। तो यही बात कि बरसात के महीनों में उस ज्योग्राफिकल एरिया में एक खास तरह का वायरस एक्टिव होता है जो बच्चों पे और नवजात बच्चों पे हमला करता है, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो इन तरह की अब जैसे अभी आपने देखा वो बिहार में बच्चे मर रहे थे लगातार, वो भी इंसेफेलाइटिस था जो लीची खाने की वजह से, और वो कहाँ पे हो रहा था? वो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुजफ्फरपुर के एरिया में शायद वो हो रहा था। बिल्कुल अविनाश, बिहार में भी हुआ था। अमित बता रहे हैं, बाबा राघव दास। सो हाँ, पैंडेमिक और एपिडेमिक में अवनीश मैंने डिफरेंस बता दिया, एरिया का फर्क है। अभी मैं एपिडेमिक के और एग्जाम्पल भी लेता हूँ। तो हाँ, बिहार में बिल्कुल हुआ था अभी। वो जो कह रहे थे कि लीची खाने से और खास तौर से उसमें मरने वाले जो बच्चे थे वो बीपीएल थे, बिलो पॉवर्टी लाइन थे, खाने को कम होता है, सवेरे सीधे वो काम करने के लिए लीची की बागानों में चले जाते हैं, भूख लगी होती है, ज़रूरत से ज़्यादा लीची खा लेते हैं, और उसकी वजह से वो ऑक्सीजन का कंटेंट, जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो कम होती है, और फिर उनकी मौत हो जाती है। तो ये अब दुनिया भर के लोग आकर के रिसर्च भी कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो ऐसा नहीं कि वो समस्या पूरे देश में है, वो किसी एक खास एरिया में आती है, ठीक है, और वहां पे एक तरीके का रेकरेंस का पैटर्न होता है। अब जरा एपिडेमिक भी समझ लो आप, जैसे मैंने कहा कि इट्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक एरिया। ज़्यादा दिन नहीं हुए, आई थिंक 2013 या 14 में केदारनाथ में जलजला आया था, आपको याद होगा, और रात में गंगा अपने रौद्र रूप में आई और कितने सारे इंसान और जानवर सबको बहा के ले गई। इवन जो लोग गंगा के फ्लड प्लेन में 3-3, 4-4 मंजिले होटल्स बना करके अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट कर रहे थे, गंगा ने कहा मैं आती हूँ एक रात, फिर तुम्हें बताऊंगी ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है। मेरे ही फ्लड प्लेन में बिल्डिंग्स बना के ग्रोथ और डेवलपमेंट कर रहे हो। तो 30 सेकेंड के अंदर आपने वीडियोस देखे हैं, ताश के पत्तों की तरह वो 3-3, 4-4 मंजिला होटल्स जो हैं वो गिर गए। सरकारी आंकड़े कम थे, लेकिन वैसे लोगों को पता है कि बहुत सारी जानें गई थी, जानवरों की और इंसानों की, दोनों की। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि लाशें डिकम्पोज होती हैं, सड़ती हैं, और सड़ने से बीमारी फैलने का खतरा होता है, क्योंकि जहां पे सड़ेंगी वहां पे आसपास का हवा और पानी वो प्रदूषित करेंगे। तो न्यूज़पेपर में क्या आना शुरू हुआ कि देयर आर चांसेस ऑफ एपिडेमिक्स इन केदारनाथ बेल्ट ऑफ उत्तराखंड। अब ऐसा नहीं कि पूरे उत्तराखंड में बीमारी फैलेगी, वो जो इलाका होगा, जो 15, 20, 25, 40 किलोमीटर का जो एरिया होगा, जो सबसे ज़्यादा हताहत हुआ, जहाँ सबसे ज़्यादा समस्या आई, उसे क्या कहा जाएगा?
वो एपिडेमिक है। और जैसे मैंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के अलावा इसका इस्तेमाल जनरल प्रॉब्लम्स के लिए भी होता है। जैसे अब मान लीजिए आपके मोहल्ले या कॉलोनी में चेन स्नैचिंग की घटनाएं बहुत बढ़ गई हों, ठीक है, चोर उचक्के बहुत बढ़ गए हैं, तो वहां पे क्या वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं कि चेन स्नैचिंग हैज बिकम एन एपिडेमिक इन माई एरिया। चेन स्नैचिंग हैज बिकम एन एपिडेमिक इन माई एरिया। वो आपके मोहल्ले, आपके कॉलोनी की समस्या है, या शहर की समस्या वैसे कहना गलत होगा, तो छोटे से एरिया की समस्या होती कि भाई हर शहर में कुछ इलाके होते हैं जो बदनाम होते हैं, जहाँ पे इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। तो ऐसा नहीं कि वो एक मतलब राज्यव्यापी या राष्ट्रव्यापी समस्या है, वो एक छोटे से एरिया की समस्या है। आपके आसपास अगर कार चोरी की घटनाएं बढ़ गई तो आप क्या कह सकते हो कि कार थेफ्ट हैज़ बिकम एन एपिडेमिक इन माई एरिया। तो वो एरिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। ये है शब्दों की समझ। और पता है ये शुरुआती क्लास में जो हम शुरू के 15 से 20 क्लासेस में ये वाली जो मेहनत करेंगे ना शब्दों को समझने की, इसी का फायदा आपको मिलेगा जो हैंडआउट्स आपके पास हैं उनके क्वेश्चंस को करने में। जैसे मैंने फिलर्स के हैंडआउट दे रखे हैं, फिलर्स 1 2 करके आप देखोगे, फिर मिसलेनियस करके हैंडआउट है नोट्स वाले सेक्शन में, आपको नजर आ रहा होगा मिसलेनियस 1 2 3 4 5 6 7 8 तक कर मैंने मिसलेनियस दिए हैं। ये सब वोकैब के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे और ये आपके मैनेजमेंट लेवल के एग्जाम तक सारा कुछ कवर करेगा। मैं बार बार लेवल की बात करता हूं, एसएससी लेवल लो, सबसे डिफिकल्टी लेवल सबसे नीचे, आईबीपीएस का उससे हाई, एसबीआई का उससे हाई, आरबीआई का उससे हाई, और फिर कैट, जेट, आईएफटी, यूपीएससी, ये सब लेवल सबसे हाई। तो ये जो बैचेस होते हैं मेरे, ये सीधे आपको नीचे से लेकर के ऊपर तक लेके जाते हैं और बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से कि किसी को मुश्किल ना हो। तो यही अप्रोच है यहां पे, ठीक है। घड़ियाल देता हूं, हमारे यहां भी काफी लोग मरे केदारनाथ में, बिल्कुल। आप शंकर बिहार से ही हैं, चलिए बहुत अच्छी बात। अच्छा, तुम लोग ग्रुप में बड़ा हालचाल पूछते हो यार, कौन बिहार से है, क्या है, क्या करना है इसका, वहां कौन सी दोस्ती यारी निभानी है, डेकोरम मेंटेन किया करो। हालचाल नहीं करते वहां पे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, उससे सिंसियरिटी आप, बाकी देखो आप जो हो वो आप हो, आपकी कोई भी आइडेंटिटीज आपके चॉइस से नहीं मिली है। अब आप जो बनोगे वो आपकी असली आइडेंटिटी होगी, जिसके लिए आप इन कोर्सेज में एनरोल होते हो कि आपको कुछ अपने काम की वजह से जाना जाए। चलिए खैर, अगला शब्द तो पैंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक आपको क्लियर हो गया। एग्जाम्पल भी ले लिया मैंने, इबोला का एग्जाम्पल लिया क्योंकि 9 देशों में फैला था। एपिडेमिक में मैंने केदारनाथ का एग्जाम्पल ले लिया, या कहीं का भी ले सकते हो आप। जैसे आपके नेपाल में भी 2015 में भूकंप आया था और सबसे ज़्यादा जो एरिया प्रभावित हुआ था वो था आपका हिमालयन वैली का एरिया। तो ऐसा नहीं कि अब वहाँ पे भी अगेन मलबों के नीचे जानवर, इंसान दबे पड़े थे, बीमारियाँ फैल रही थी। तो पूरे नेपाल में नहीं, बल्कि उस एरिया में, हिमालयन वैली का जो एरिया है वहाँ पे। तो एपिडेमिक एरिया स्पेसिफिक होता है और रेकरेंस का पैटर्न नहीं होता। जिस साल वो जलजला आया या तूफान आया या भूकंप आया, उस साल लोग मरे, बीमारी उस साल फैलेगी, हर साल नहीं। लेकिन एंडेमिक में क्या है कि यहां पे रेकरेंस का पैटर्न है। मोटे तौर पे दिमाग में बिठा लो कि जिस बीमारी से एंड ही नहीं मिल रहा, वैसे एंड नहीं है, एन प्रेफिक्स है, डी तो डेम के साथ है, बस याद रखने के लिए बता रहा हूं, जिस बीमारी से एंड नहीं मिल रहा वो आवर्ती बीमारी। पैंडेमोनियम बड़ा अच्छा शब्द है, बहुत बार पेपर में आया है, देख लो आप। पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम का मतलब होता है, ऊपर शायद आपको नजर ना आए, कंप्लीटली केओटिक सिचुएशन। केओस क्या होता है? केओस नाउन है, केओटिक एडजेक्टिव हो गया। कोई ऐसी सिचुएशन जहां पे पूरी तरह भगदड़ मची हुई हो। एक सिचुएशन को इमेजिन करो कि एक टेंट के नीचे, ओपन टेंट के नीचे बहुत सारे लोग बैठे हों और अचानक टेंट जो है वो गिर जाए, और जिस तरह की भगदड़ वहां पे मचेगी, उस तरह की सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? पैंडेमोनियम, अ कंप्लीटली केओटिक सिचुएशन, डिसऑर्डर। बड़े अच्छे अच्छे शब्द आते हैं यहां से, कुछ वर्ड और लिख देता हूं जो कि पैंडेमोनियम के सिनोनिमस वर्ड्स हैं। कौन कौन से शब्द हैं देखोगे, जरूर मिलेगा आपको ये। कमोशन, कमोशन का मतलब भी डिस्टरबेंस होता है। और कौन सा वर्ड है भाई?
अपहीवल, अपहीवल ये भी क्या है, सिनोनिमस वर्ड है। कमोशन, अपहीवल, मेहम बड़ा अच्छा शब्द है ये भी, मेहम। डेमोगॉग तो हम चर्चा कर ही चुके हैं, तो इसकी जगह खाली कर देता हूं मैं, मेहम। तो ये सब के सब पैंडेमोनियम के एक तरीके से एक ग्रुप के वर्ड कह सकते हो आप। अपहीवल, कमोशन, मेहम का सिचुएशन जहां पे पूरी तरीके से डिस्टरबेंस हो। अगला शब्द है डेमोफाइल और डेमोफोब। अब देखो, फाइल शब्द जहां पे भी आता है ये लवर के लिए आता है, उस चीज से आपको प्यार है। और लगे हाथ एक बात भी आपको समझ में आ गई कि अगर हमें पेपर के अंदर फाइल का अपोजिट पूछेगा तो हमें यह देखना होगा कि कौन से ऑप्शन में लास्ट में फोब शब्द आया हुआ है। भले ही आपको शब्द का मतलब ना पता हो, लेकिन फिर भी आप सिनोनिम एंटोनिम का क्वेश्चन कर लेते हो अगर रूट वर्ड से वोकैबुलरी का बनना सीखा है तो, रटा नहीं है। अब देखो, आप डेमोफाइल से डेमोफोब,